कुदरतुल्लाह शहाब साहब की किताब शहाबनामा का एक बाब, चंद्रावती। प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज जम्मू में तो खैर मैं किसी ना किसी तरह अंधों में काना राजा बन बैठा था, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में आकर सारी शेखी किरकिरी हो गई और यहां मैं किसी शुमार कतार में ना रहा। ना तो मुझ में स्नॉबरी की अहलियत थी और ना जुबान घुमा घुमा कर, होंठ सुकेड़ सुकेड़ कर, हलक तोड़ मरोड़ कर एंग्लो इंडियन लहजे में अंग्रेजी बोलना ही मेरे बस का रोग था। अंग्रेज तो खैर अपने मादरी लहजे में अंग्रेजी बोलने पर मजबूर है, लेकिन जापानी, जर्मन, अतालवी, फ्रांसीसी, रूसी और चीनी भी इस जुबान में गुफ्तगू करते हैं तो अपने फितरी लहजे को इंग्लिस्तानी सांचे में ढालने की कोशिश नहीं करते। गुलामी के दौर ने एहसास कमतरी की यह विरासत सिर्फ हम ही को अता की है कि अगर हम अपने नेचुरल लहजे में अंग्रेजी जुबान बोलें तो इसे बड़ा मजे का खेज लतीफा समझा जाता है। अपनी इस कोताही के एहसास में दबकर मैं अपने खौल में घुस गया और रेशम के कीड़े की तरह सिमट सिमटा कर अपना एक कुकून अलग बना लिया। यहां पर मेरी मुलाकात चंद्रावती से हुई। वो लेडी मैक्लिगन कॉलेज की स्टूडेंट थी और मोहनी रोड पर हिंदू लड़कियों के एक आश्रम में रहती थी। एक रोज पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी में हम दोनों एक ही किताब अपने नाम जारी कराने के उम्मीदवार थे। पहले हमारे दरमियान हल्का सा फसाद हुआ, लेकिन फिर लाइब्रेरियन ने यह किताब एक हफ्ता के लिए मेरे नाम इशू करने का फैसला दे दिया। जब मैंने रजिस्टर में अपना नाम दर्ज करवाया तो चंद्रावती ने आंखें सुकेड़ कर मुझे गौर से घूरा और फिर चमक कर बोली, अच्छा तो तुम ही वो 30 मार खान हो जिसने इंग्लिश एस्से का इनाम जीता था। अखबारों में तस्वीर तो बड़ी अच्छी छपाई थी, देखने में तो वैसे नजर नहीं आते। इस गैर मुतवक्के हमले ने मुझे लम्हा भर के लिए झिपा दिया। मैं कोई जवाब सोच ही रहा था कि वो दोबारा बोली, अरे तुम तो बिल्कुल लड़कियों की तरह शर्मा लज्जा रहे हो। चलो मान लिया वो तस्वीर तुम्हारी ही थी, अब प्लीज ये किताब मुझे दे दो, मुझे पर्चा तैयार करना है। मैंने फौरन किताब उसके हवाले कर दी और साथ ही अपना सारा इल्म फजल भी उसके कदमों में डाल दिया। वो दूसरे तीसरे रोज गवर्नमेंट कॉलेज आ जाती थी। मैं अपनी क्लास छोड़कर उसके साथ लॉन में बैठ जाता था और देर तक उसे बड़ी मेहनत से पढ़ाता रहता था। जब वो हमारे कॉलेज आती थी तो कई लड़के दो रोया खड़े हो जाते थे और उसे देखकर बड़ी खुशदिली से सीटियां बजाते थे। एक रोज हम लॉन में बैठे थे तो प्रोफेसर डिकिंसन मेरी क्लास का पीरियड लेकर करीब से गुजरे। मुझे देखकर रुक गए और काफी देर तक निगाहें गाड़कर चंद्रावती को घूरते रहे। फिर मुस्कुरा कर बोले, ठीक है, तुम्हारे लिए यही मुनासिब मुकाम है। क्लासरूम में तो एक भी ऐसी गोल्डन गर्ल नहीं। चंद्रावती वाकई सूरन कन्या थी। वो सुपर डैशर स्मैशर किस्म की लड़कियों की तरह हसीन न थी, लेकिन उसके वजूद पर हर वक्त सफेदा इस सहर का एक हाला छाया रहता था। रंगत में वो सोने की डली थी और जिल्द उसकी बारीक मोमी कागज थी जिसके आर पार निगाह जाती भी है और नहीं भी जाती। उसकी गर्दन में चंद बारीक बारीक नीली रगों की बड़ी खुशनुमा पिच्चीकारी थी और जब वो पानी पीती थी तो उसके गले से गुजरता हुआ एक एक घूंट दूर से गिना जा सकता था। चंद्रावती को लाहौर में रहते काफी अरसा हो चला था, लेकिन अब तक उसने ना जहांगीर का मकबरा देखा था, ना नूरजहां के मजार पे गई थी, ना शालीमार बाग की सैर की थी। इतवार के इतवार मैं एक बाइसिकल किराए पर लेता था और उसे कैरियर पर बिठा के तारीखी मुकामात की सैर करा लाता था। वो अपने आश्रम से आलू की भुजिया और पूरियां बना लाती थी और बड़ी एहतियात से मेरा हिस्सा अलग कागज पर रखकर मुझे दे देती थी, क्योंकि जात की वो कट्टर हिंदू थी और वो अपने खाने पीने की चीजों को हरगिज हरगिज मेरा हाथ न लगने देती थी। एक इतवार हम बादामी बाग की सैर के लिए गए। वहां पहुंचकर हर तरफ देखा भाला, लेकिन ना कहीं बादाम नजर आए और ना कोई बाग ही दिखाई दिया। मजबूरन हमने एक गंदे से धोबी घाट के करीब बैठकर अपना पिकनिक बना लिया। चंद्रावती को साइकिल पर बिठा के लाहौर की सड़कों पर फर्राटे भरने की मुझे कुछ ऐसी चटैक बढ़ गई कि मैंने अपना जाती बाइसिकल खरीदने का तहैया कर लिया। इन्हीं दिनों डेली ट्रिब्यून में नीडो होटल वाले मिस्टर नीडो का इश्तिहार निकला कि इन्हें अपने बेटे के लिए फौरी तौर पर प्राइवेट ट्यूटर की जरूरत है। मैंने अर्जी डाल दी। मिस्टर नीडो सफेद फ्रेंच कट दाढ़ी वाले गोल मटोल से बूढ़े अंग्रेज थे। मुझे देखकर बड़े मायूस हुए। कहने लगे, लड़का बड़ा जिद्दी और सरकश है, पढ़ने लिखने का नाम नहीं लेता।
तुम खुद नौउम्र हो, तुम उसे क्यों कर संभालोगे? मैं तो किसी तजर्बाकार और खर्रान टीचर की तलाश में था। मैंने बेइतनाई से जवाब दिया कि मैं भी बड़ा मसरूफ हूं, 1 माह से ज्यादा ट्यूशन नहीं कर सकता। अगर इस अरसे में वो लिखने पढ़ने की तरफ माइल हो गया तो मेरी उजरत 1 अदद रेले बाइसिकल होगी। अगर यह मकसद पूरा ना हुआ तो मैं कोई फीस ना लूंगा। ये सौदा मिस्टर नीडो के दिल को भा गया, लेकिन रेले बाइसिकल की जगह उन्होंने हरकुलीज की पेशकश की। आखिर कुछ बहसा बहसी के बाद मामला एक फिलिप्स बाइसिकल पर तय हो गया। इन दिनों रेले की कीमत 90 रुपए, हरकुलीज की 64 रुपए और फिलिप्स की कीमत 72 रुपए हुआ करती थी। ट्यूशन शुरू करने से पहले मैंने मिस्टर नीडो से कहा कि अगर लड़का बहुत बिगड़ा हुआ है तो शायद किसी कदर सख्ती से काम लेना पड़े। उन्हें कोई एतराज तो नहीं? मिस्टर नीडो अस्बिउल मिजाज बुजुर्ग थे, अपने बेटे के लाउबालीपन से नाला नजर आते थे। मेरी बात सुनकर उन्होंने घबराहट से इधर उधर देखा कि कोई और गोश बरावाज तो नहीं। फिर आहिस्ता से मेरे कान में कहा, खुदा तुम्हें खुश रखे, जरूर सख्ती करो, लेकिन देखना कोई हड्डी वड्डी न तोड़ बैठना, मेरे सर पर कयामत आ जाएगी। जॉन नीडो 15-16 बरस का मगरूर सा लौंडा था। एक मुलाजिम मुझे उसके कमरे में ले गया। उसने नाक सुकेड़ कर नफरत से मेरी तरफ देखा और बदतमीजी से बोला, निकल जाओ फौरन, आपका इस कमरे में क्या काम है? सबर बेटा सबर, मैंने कहा, मैं तुम्हारा नया ट्यूटर हूं, तुम्हें पढ़ाने आया हूं। ट्यूटर, जॉन ने तहकीर से अल्फाज चबा कर कहा। मैं कहता हूं चले जाओ, मेरे पास फालतू वक्त नहीं। जॉन ने छाती फुलाई और दोनों हाथ पतलून की जेबों में डालकर मेरे सामने अकड़ कर खड़ा हो गया। मैंने भांप लिया कि ये लातों का भूत है, बातों से नहीं मानेगा। गुरबा कुश्तन रोजे अव्वल। मैंने उसके मुंह पर जोर से एक जन्नाटेदार चांटा रसीद किया और डांट कर कहा, यू सन ऑफ अ बिच, तुम्हारी अम्मा ने तुम्हें उस्ताद से बात करने की तमीज नहीं सिखाई? जेब से हाथ निकालकर सीधी तरह खड़े हो जाओ। जॉन ने कुछ और अकड़ दिखाई तो मैंने पै दर पै उसके 2-3 और थप्पड़ लगा दिए। वो रोता हुआ दरवाजे की तरफ लपका तो मैंने उसे गर्दन से पकड़कर रोक लिया और कहा, तुम्हारा बाप इसमें कोई दखल ना देगा, मैं उससे पूछ आया हूं। नॉनसेंस, जॉन चिल्लाया, मेरा बाप मुझे मारने की इजाजत नहीं दे सकता। सिर्फ हड्डी तोड़ने की इजाजत नहीं, मैंने उसे मुतले किया, बाकी सब छुट्टी है। जॉन ने मुझे बड़ी शुस्ता अंग्रेजी में 2-3 गालियां दी। मैंने उसकी कलाई मरोड़कर पीठ पर एक लात जमाई और उसे मुर्गा बनने का हुक्म दिया। यह इस्तिलाह उसके लिए नई थी। मैंने खुद मुर्गा बनकर उसकी रहनुमाई की। 5-10 मिनट कान पकड़कर उसकी तबीयत साफ हो गई और उसके बाद हमारे दरमियान दोस्ती का रिश्ता उस्तवार हो गया। 1 माह के बाद जब मैं अपना फिलिप्स साइकिल वसूल करके रुखसत होने लगा तो सारा घर मेरे पीछे पड़ गया कि मैं मुंह मांगी फीस पर जानकर ट्यूटर बना रहूं। लेकिन मेरी ट्यूशन तो चंद्रावती के साथ लगी हुई थी, इसलिए मैंने इनकार कर दिया। अब लाहौर था और मेरा बाइसिकल। किसी ट्रैफिक सार्जेंट ने भी शहर की इतनी गश्त नहीं की होगी जितना कि हम दोनों ने लाहौर के गली कूचों को खंगाल डाला। एक इतवार मैं चंद्रावती के पास आश्रम पहुंचा तो वो उदास बैठी थी। उसने कोई उल्टा सीधा ख्वाब देखा था और वो अपनी मां के लिए फिक्रमंद थी। मैंने उसे कैरियर पर बिठाया और ग्रैंड ट्रंक रोड पर एमनाबाद की राह ली। मैं साइकिल चलाता रहा, चंद्रावती पीछे बैठी कोई भजन गुनगुनाती रही और 26-27 मील का फासला देखते ही देखते वक्त से पहले खत्म हो गया। एमनाबाद की एक तंगो तारीख गली में 2 छोटी छोटी कोठरियों का एक बोसीदा सा घर था। चंद्रावती की बेवा मां पहले कपड़े सीकर गुजारा किया करती थी, फिर मोतिया उतर आने से उसकी नजर कमजोर हो गई तो सीने परोने का काम बंद हो गया। अब वो गल्ला मंडी के एक आड़ती जगदीश चंद्र के यहाँ बर्तन मांजने, कपड़े धोने और घर की सफाई करने पर मुलाजिम थी। जगदीश चंद्र उसे माकूल तनख्वाह देता था, इस वजह से नहीं कि उसका काम पसंद था, बल्कि सिर्फ इस वजह से कि उसकी बेटी खूबसूरत थी। मां की तनख्वाह के बहाने वो दरअसल चंद्रावती पर सट्टा खेल रहा था। यूं भी जब कभी वो लाहौर जाता तो चंद्रावती को उसकी मां की खैर खैरियत बताने आश्रम जरूर जाता था। जिस रोज पिकनिक के लिए चंद्रावती आलू की भुजिया और पूरियों के अलावा कुछ मिठाई भी लाती थी तो मैं समझ जाता था
कि जगदीश चंद्र आया होगा और पाव भर मिठाई का नजराना देखकर रस्म आशिकी निभा गया है। एक दो बार मैंने जगदीश चंद्र का नाम लेकर चंद्रावती को छेड़ने की कोशिश की तो उसने बड़े दर्दो कर्ब से हाथ जोड़कर मिन्नत की, उस मूर्ख का नाम ना लो, तुम्हारी जुबान में कीड़े पड़ जाएंगे। चंद्रावती की माता मुझे बड़ी पसंद आई। उसके पोर पोर से शिकस्तगी, शाइस्तगी और शांति टपकती थी। उसने बर्फ डालकर दूध की कच्ची लस्सी बनाई। उनके यहां मुसलमानों के लिए कोई अलग बर्तन न था, इसलिए मैंने दोनों हाथों का चुल्लू बनाया। चंद्रावती ने गड़वी उठाई और देर तक उसमें दूर से लस्सी उंडेलती रही। माताजी यह नजारा देखकर बहुत हंसी और फिर चंद्रावती को डांटा कि घर आए हुए पुरौने को कभी ऐसे भी लस्सी पिलाया करते हैं। कोई बात नहीं माताजी, चंद्रावती ने कहा, ये तो अपने ही लोग हैं, कोई पुरौना थोड़ी है। कहने को तो बेख्याली में यह फिक्रा बोल गई, लेकिन फिर अपने आप उसके कानों की लुएं सुर्ख हो गईं और वो जल्दी जल्दी बर्तन समेटकर रसोई में चली गई। मैं भी राजा इंद्र की तरह आलती पालती मारकर मूढ़े पर बैठ गया और उन फुलझड़ियों का मजा लेने लगा जो चंद्रावती की बात से मेरे अंग अंग में बड़ी कसरत से छूटना शुरू हो गई थी। कुछ देर बाद पीपल के पत्तों पर माश की दाल और भिंडी का सालन परोसा गया। खाने का एक एक लुक्मा घी और शक्कर और शहद और बालाई बनकर मेरे गले से उतर गया। तीसरे पहर जब हम लाहौर के लिए रवाना हुए तो बाइसिकल के पैडल इस तरह घूमने लगे जैसे धनकी हुई रुई के गाले हवा में उड़ते हैं। साइकिल जरा तेज हुआ तो मुझे भी तरंग आई और मैंने चंद्रावती को छेड़ने के लिए परोना, सोना, मनमोहना, सांवला, सलोना, खिलौना वगैरह के काफिये जोड़कर कुछ बेतुके से आशिकाना मिसरे अलापने शुरू कर दिए। 2-3 बार चंद्रावती ने मुझे सख्ती से टोका, लेकिन मेरे सर पर भी शायरी का भूत सवार था। जब मैं ना माना तो आनन फानन उसने चलती हुई साइकिल से छलांग लगा दी। ग्रैंड ट्रंक रोड के ऐन बीच वो मुंह के बल गिरी और उसकी बाईं कोहनी पर खासी गहरी खराश आई। मैंने जख्म साफ करने के लिए अपना रुमाल पेश किया तो उसने गुस्से से झटक कर जमीन पर फेंक दिया। चंद्रावती को इसरार था कि अब वो यहां से पैदल लाहौर जाएगी, मेरे साथ बाइसिकल पर ना बैठेगी। मैंने उसे लाख समझाया कि लाहौर अभी 18-19 मील के फासले पर है, इतना कैसे चलेगी, मैं उसे अकेला छोड़कर कैसे चला जाऊं। लेकिन वो भी रियाहट के सिंहासन पर चढ़ी बैठी थी। हरचंद मैंने अपने कान खींचे, हाथ जोड़े, माफी मांगी, लेकिन वो टस से मस ना हुई। आखिर मैंने अपनी पेशानी जमीन पर रख दी और उसके सामने गिन गिन कर नाक से लकीरें खींचने लगा। वो खिलखिलाकर हंसती, अरे ये तुम किसे डंडोत कर रहे हो? देवी जी, डंडोत नहीं कर रहा, मैंने जवाब दिया, नाक से लकीरें खींच रहा हूं ताकि तुम माफ कर दो। चंद्रावती ने सड़क पर फेंका हुआ रुमाल उठाकर मुझे दिया और कहा, लो रुमाल से अपनी नाक साफ कर लो, बिल्कुल सर्कस के क्लाउन नजर आ रहे हो। अब शरीफ बच्चों की तरह साइकिल चलाना। चंद्रावती हर किस्म की आरजूमंदी से बेनियाज थी। उसे बस एक हसरत थी कि वो किसी तरह बनारस जाकर गंगा स्नान कर ले। मैंने उसे कई बार छेड़ा कि मुसलमान बिल्ली तो 900 चूहे खा के हज के लिए निकलती है। हिंदू कन्या का भी फर्ज है कि पहले वो पाप की गठड़ी कमाए, फिर कहीं जाकर गंगा में नहाए। यूं भी मैंने उर्दू और अंग्रेजी अदब के तीर बहादफ इशारों, किनायों, तलमीहों, तशबीहों, इस्तारों और तरह तरह की तरकीबों से उसका जहन किसी तरह बरंगेख्ता करने की बेहद कोशिश की, लेकिन हर बार मुंह की खाई और बड़ी शर्मिंदगी उठाई। रफ्ता रफ्ता एक ही बाइसिकल पर बैठे हुए हम 2 अलग अलग कुर्रों में बसने लगे। जूं जूं मेरे दिमाग में नफ्सियात की भिड़ों का छत्ता बनता गया, उसी रफ्तार से हमारे दरमियान एक वसी व अरीज खला पैदा होना शुरू हो गया। वो मेरे साथ होते हुए भी कोसों दूर होती थी। दरअसल मेरे दिल और दिमाग ने ख्वाहिशात के जिस रास्ते पर चलना शुरू कर दिया था, वो लहजा ब लहजा मुझे उससे दूर ही दूर ले जा रहा था। जैसे जैसे ये फासले बढ़ते गए, मेरा मिजाज चिड़चिड़ा होता गया। छोटी छोटी बातों पर चंद्रावती के साथ झगड़ा मोल लेना मेरा मामूल बन गया। दिन भर उसे बाइसिकल पर लादे लादे सड़कों पर घूमना मुझे बड़ी अहमकाना और तिफलाना हरकत महसूस होने लगी और मैं इस गुनाह बेलज्जत की उकताहट से दिल ही दिल में झुंझलाने लगा। कई बार
मेरे सर पर जुनून सवार हुआ कि मैं साइकिल को किसी तेज रफ्तार मोटर के साथ टकरा के चूर चूर कर दूं। कभी मेरा जी चाहता था कि मैं अपने हाथों से उसका गला घोंट दूं और उसका सर जमीन पर मारकर कच्चे नारियल की तरह पाश पाश कर दूं। एक रोज वो एक छाबड़ी वाले के पास ताजा गंडेरियां कटवाने के लिए खड़ी हुई तो मेरे दिल में आया कि एक मोटे गन्ने से चंद्रावती को मार मार कर अधमुआ कर दूं और गंडेरियों वाले की दरांती से उसके टुकड़े टुकड़े करके अपने दांतों से कचर कचर चबा डालूं। उसने आकर मेरे हिस्से की गंडेरियां मुझे दी तो मैंने झुंझलाकर उन्हें नाली में फेंक दिया। जब मैं अपने कमरे में वापस आया तो मेरा जिस्म यूं टूट रहा था जैसे सड़क कूटने वाला इंजन मुझे रौंदता हुआ गुजर गया है। नाशकीब आरज़ुओं के कोड़े बड़ी सफाकी से मेरी कमर पर बरसने लगे। नासुफ्ता ख्वाहिशात का गरम गरम धुआं अटी हुई चिमनी की तरह मेरे गले में फंस गया। कमरे की चार दीवारी सांप की तरह बल खा खा कर मुझे अपनी लपेट में जकड़ने लगी। मेरा दम घुट गया। मेरे सर में काले काले भूंड और सहरनाक भिड़ें हवाई जहाज के इंजन की तरह भिनभिनाने लगी और मेरे जिस्म में ऊपर से नीचे तक तेज रफ्तार छिपकलियों की फौज दर फौज उछलने कूदने सरसराने लगी। मैं घबरा कर उठा और बाहर सड़क पर आ गया। आधी रात का वक्त था। चारों तरफ छाया हुआ सन्नाटा कह कहे मारकर मुझ पर हंसने लगा। मैं भी एक लैंप पोस्ट से लिपट कर खड़ा हो गया और देर तक जोर जोर से जवाबी कह कहे लगाता रहा। 2-3 राहगीरों ने रुककर मुझे घूरा और फिर शराबी का फतवा देकर आगे बढ़ गए। लाहौर की कोई सड़क मेरे साथ आशनाई का इकबाल जुर्म करने के लिए तैयार न थी। दुकानों पर लगे हुए साइन बोर्ड बिल्कुल अजनबी जुबानों में लिखे हुए नजर आते थे। गली कूचों की बेगानगी मुझे कदम कदम पर आवारा कुत्ते की तरह धुतकारती थी। घरों के बंद दरीचे अपनी बुलंदियों से आंख थू करके मेरे मुंह पर थूक देते थे। सड़कों के मोड़ जगह जगह मेरा रास्ता रोककर खड़े हो जाते थे और मैं एक लावारिस कोढ़ी की तरह कभी इधर भटकता था, कभी उधर भटकता था। लाहौर की कोई सड़क, कोई गली, कोई कूचा मुझे रास्ता देने पर तैयार न था। बेगानगी और दीवानगी के इस माहौल में बस एक दरवाजा ऐसा दिखाई दिया जो आधी रात के बाद भी आगोश मादिर की तरह बात था। बहुत से लोग बेरोक टोक दाता दरबार में आ जा रहे थे। मैं भी उनके साथ यूं ही बेवुजू अंदर घुस गया और मजार की एक मेहराब से टेक लगाकर बैठ गया। बड़ी देर तक मैं आंखें बंद करके इंतहाई इन्हिमाक के साथ चंद्रावती चंद्रावती का विर्द करता रहा। फिर यकायक मेरे अंदर एक वैक्यूम सा पैदा हुआ और मेरी महरूमियों का आतिश फिशा भक से फट गया। दबी हुई ख्वाहिशात का खौलता हुआ लावा उबल उबल कर मेरे रुएं रुएं से परनालों की तरह बहने लगा और मैं बड़ी देर तक मेहराब के कोने में सर दिए धाड़े मार मार कर बिलक बिलक कर रोता रहा। इसके बाद मुझे कुछ ऊंघ सी आ गई। एक मोटे से मुतवल्ली ने मेरी पसलियों में लाठी का ठोका देकर मुझे बेदार किया और डांट कर कहा, तुम यहां खराटे लेने आए हो? बदनसीब कहीं के, उठो, अपनी दाद फरियाद का बाबेला मचाओ। हजरत दाता गंज बख्श सबकी सुनते हैं। मैंने उठकर मस्जिद के तालाब पर वुजू करने के बहाने मुंह पर पानी के छींटे मारे और फिर वापस आकर अपनी मेहराब में बैठ गया। मेरे गिरदोपेश कई लोग बड़े खुजू खुशू से अपनी अपनी मुरादें मांग रहे थे। कोई रोजगार मांग रहा था, कोई रिस्क मांग रहा था, किसी को बीमारियों से शिफा की तलब थी, कोई मुकद्दमा जीतने की दुआ कर रहा था। मैंने भी बड़ी यकसुई से अपनी मुराद मांगने की तैयारी की, लेकिन मेरी जुबानदानी की सारी महारत धरी की धरी रह गई। मेरे दिल की आरजू इस कदर नंगी थी कि अल्फाज का कोई जामा इस पर पूरा ना उतरता था। मैंने बड़ी मेहनत और कोशिश से फसाहत और बलागत और सलासत और शराफत और शाइस्तगी के पैबंद लगा लगा कर बहुत से फिक्रे बनाए, लेकिन एक फिक्रा भी ऐसा ना था जो दरअसल चंद्रावती की बेआबरूई न करता हो। बुजुर्गों के मजार पर इस किस्म के अंदाजे गुफ्तगू और इस किस्म की इजहार तमन्ना से मुझे हिजाब सा आ गया। दाता साहब भी क्या सोचेंगे कि ये बेवकूफ मेरे सामने कैसी उल्टी बातें कर रहा है। तसव्वुर ही तसव्वुर में मुझे दाता साहब एक हाथ में तस्बीह और दूसरे हाथ में जूता उठाए अपनी जानिब लपकते हुए नजर आए।
तो मुझे जोर से हंसी आ गई। हंसते ही हंसते मैंने उठकर एक छलांग लगाई और आसपास बैठे हुए कई जायरीन को रौंदता हुआ बाहर भाग आया। बस उस एक छलांग में तहलील नफसी का बेड़ा पार हो गया। इस कैथारसिस के बाद मैं अपने कमरे में वापस आकर बड़े आराम से घोड़े बेचकर सो गया। सुबह हुई तो नहाया धोया, नया सूट पहना और साइकिल लेकर सीधा चंद्रावती के आश्रम पहुंच गया। वो बेवकूफ लड़की अब तक माजी की दलदल में मुंह फुलाए बैठी थी कि मैंने उसकी गंडेरियां नाली में क्यों फेंक दी थी। मैंने बड़ी आजी से हाथ जोड़कर माफी मांगी, लेकिन वो बदस्तूर रूठी रही। इस पर मैंने अपनी त्रुप चाल चली। बाइसिकल एक तरफ रख दिया और चंद्रावती के सामने ऐन बीच बाजार सड़क पर नाक से लकीरें निकालने की तैयारी करने लगा। आश्रम के दरवाजे पर बरसरेआम ऐसी हरकत से बड़ी जग हंसाई का खतरा था, इसलिए वो फिलफौर मान गई और हम दोनों बाइसिकल पर सवार होकर लॉरेंस गार्डन चले गए। उस रोज चंद्रावती कुछ खोई खोई रही। मेरा अफलातूनी राजो न्याज उसकी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था। न मेरे गैर मामूली निशातो इंबिसात की बजाहिर कोई वजह ही नजर आती थी। उसने 2-3 बार नाक सुकेड़ सुकेड़ कर मेरा सांस सूंघने की कोशिश की कि मैं कोई नशा तो करके नहीं आ रहा। चंद्रावती भी अजब मुइम्मा थी। मेरे अय्याम जाहिलियत की छोटी मोटी ज्यादतियों और बदअतवारियों को तो वो बर्दाश्त कर लेती थी, लेकिन अब जो मैं शराफत और शाइस्तगी का लिबादा ओढ़कर उसके सामने आया तो वो बुरी तरह बोर होने लगी। साइकिल की सवारी से उसका जी भर गया। शालीमार बाग, मकबरा जहांगीर, लॉरेंस गार्डन की कशिश खत्म हो गई। बीडन रोड पर दही भल्लों और गोलगप्पों का शौक भी पूरा हो गया। कामरान की बारादरी में इकट्ठे बैठकर घंटों रावी की लहरें गिनने का मशगला भी बंद हो गया। वो छोटी छोटी बातों पर मेरे साथ उलझने लगी। उस पर एक बेनाम सा अकल खरापन छा गया और वो बात बात पर बरहमी, झुंझलाहट और आजुर्दगी का इजहार करने लगी। एक रोज वो किसी दुकान से कमीज का कपड़ा खरीद रही थी। रंगों के इंतखाब में मैंने कुछ दखलदन माकूलात दिया तो वो बिगड़कर आपे से बाहर हो गई और खरीदारी छोड़ छाड़ कर पैदल ही आश्रम को वापस लौट गई। अगले रोज मैं उससे मिलने गया तो पिंजरा खाली था। उसने आश्रम छोड़ दिया और अपना सामान लेकर वो एमनाबाद चली गई थी। मैं उसके ताक़ुब में भागम भाग एमनाबाद पहुंचा। वो एक चटाई पर बैठी अपनी मां की मशीन से कुछ कपड़े सी रही थी। मैंने उसके सामने अपने गिलों और शिकवों का पूरा दफ्तर खोल दिया। अभी तो गर्मियों की छुट्टियों में 10-12 रोज बाकी थे। वो इतने रोज पहले ही कॉलेज से क्यों चली आई? लाहौर को चुपचाप चोरों की तरह क्यों छोड़ दिया? मुझे क्यों ना खबर की? चंद्रावती अपनी नजरें सिलाई पर गाड़े खामोशी से मशीन चलाती रही। मेरे सवालों का उसने कोई जवाब न दिया, लेकिन कपड़े सीते सीते सर ऊपर उठाए बगैर उसने आहिस्ता आहिस्ता धीमे धीमे लहजे में मुझे आगाह किया कि उसने फैसला कर लिया है कि वो सारी गर्मियों की छुट्टियां कपड़े सीकर कुछ पैसे जमा करेगी और सितंबर के महीने में अपनी माता को साथ लेकर गंगा स्नान के लिए बनारस चली जाएगी। प्रोग्राम तो बड़ा अच्छा है, मैंने तंजन कहा, लेकिन कॉलेज में तुम्हारी जगह पढ़ाई कौन करेगा? चंद्रावती ने कोई जवाब न दिया और सर झुकाए जोर जोर से मशीन चलाती रही। कोई आध घंटा हम दोनों खामोश बैठे रहे। फिर मैं उठ खड़ा हुआ और बोला, अच्छा अब मैं चलता हूं, फिर किसी रोज आऊंगा। ना जी ना, चंद्रावती ने जल्दी से कहा, अब छुट्टियां बिल्कुल ना आना, मेरे काम में हर्ज होता है। छुट्टियों के बाद हाजिर होने की इजाजत है या वो भी नहीं? मैंने किसी कदर तलखी से पूछा। मुझे नहीं पता, उसने रूठे हुए बच्चे की तरह मुंह फुलाकर कहा। वो सर झुकाए खटखट मशीन चलाती रही। मैं कुछ देर खामोशी से बैठा रहा और फिर बाइसिकल संभाल कर चला आया। लाहौर आकर मैंने ट्यूशन के इश्तिहार ढूंढने शुरू किए और गर्मियों की छुट्टियों में 2 महीने के लिए कैम्बलपुर में एक राय बहादुर के यहाँ ट्यूशन कर ली। एक लड़का बीए की तैयारी कर रहा था, दूसरा सेकंड ईयर में था। 2 लड़कियों ने मैट्रिकुलेशन का इम्तिहान देना था। चारों को 2 माह पढ़ाने का 200 रुपए मुशाहरा तय हुआ। राय बहादुर ने रहने के लिए मुझे अपने पटवार खाने में जगह दे दी और 2 वक्त का खाना अपने एक मुसलमान कारिंदे के यहाँ मुकर्रर कर दिया। राय बहादुर की मिन्नत समाजत करके मैंने 100 रुपया पेशगी वसूल कर लिया और उसे एक बड़े खुशामदाना खत के साथ चंद्रावती की खिदमत में भेज दिया। मैंने बड़ी मिन्नत समाजत डांट डपट से उसको लिखा कि वो सिलाई मशीन पर अपना वक्त जाया न करे, बल्कि अपने इम्तिहान की तैयारी करे। बनारस यात्रा के लिए 200 रुपया फराहम करना मेरी जिम्मेदारी है। चंद रोज के बाद मनी ऑर्डर यूं का तूं वापस आ गया।
अगले माह मैंने पूरे 200 रुपए का मनी ऑर्डर भेजा, वो भी उसी तरह वापस आ गया। छुट्टियों के बाद मैं खुद अहमदाबाद गया। वो चारपाई पर बीमार पड़ी थी। उसकी मां पास बैठी पंखा कर रही थी। मुझे देखकर चंद्रावती उठकर बैठ गई। मैंने शिकायत की कि उसने मेरे भेजे हुए पैसे वापस क्यों कर दिए, मनी ऑर्डर क्यों किया था। चंद्रावती ने तुनक कर कहा, खुद क्यों नहीं लाए। खुद कैसे लाता, मैंने जवाब दिया। तुमने खुद ही तो कहा था कि छुट्टियों में यहां ना आऊं, तुम्हारे काम का हर्ज होता है। हाय राम, चंद्रावती ने माथे पर हाथ मारकर कहा, तुम मेरी हर बात को सच क्यों मान बैठते हो। चंद्रावती के मुंह से ये अल्फाज सुनकर मैं बेख्तियार उस गर्कशुदा लाश की तरह हाथ पांव मारने लगा, जिसकी आंख यकायक खुल जाए और उस पर यह इंकशाफ हो कि जहां वो डूबी पड़ी है वहां पानी नहीं, महज शराब है। मैंने एक एक करके अपनी उंगलियों पर उन मवाकों का शुमार किया जब मुझे चंद्रावती की बात को सच नहीं समझना चाहिए था, लेकिन हिमाकत से खामखा सच मान बैठा था। चंद्रावती ने पंखे की डंडी मेरे सर पर मारकर मुझे चुप करा दिया और कहा, बस बस, अब ज्यादा हिंदी की चिंदी ना निकालो, बिल्कुल दूध पीते बच्चे ही बन गए। क्यों ना बनता, मैंने भी घिसियानी बिल्ली की तरह खंबा नोचना शुरू किया। तो मेरे हाथ का छुआ हुआ पानी का गिलास तक तो पीती नहीं। अरे भाई, पानी का गिलास तो पानी का गिलास होता है, चंद्रावती ने अजीब तौर पर हंसकर कहा। बंदा परिंदा तो पानी का गिलास नहीं हुआ करता ना। इतना कहकर वो एकदम संजीदा हो गई और बोली, तुमने वो कैंपलपुर वाले पैसे जाया तो नहीं कर दिए, अब मुझे वाकई जरूरत है। बिस्तर पर बैठे बैठे उसने मुझे अपनी बीमारी की राम कहानी ऐसे अंदाज से सुनाई जैसे कोई शोख बच्चा स्कूल में अपनी शरारतों के कारनामे सुनाता है। एक दिन यूं ही बैठे बिठाए उसे हल्की हल्की हरारत शुरू हो गई, फिर खांसी के साथ तेज बुखार हो गया। अहमदाबाद के वैद्य ने तपे मुहर्रक का तशखीस किया और ठंडे शरबतों से इलाज करता रहा। खांसी बढ़ती गई और 21 दिन गुजरने के बाद जब बुखार न टूटा तो वो घबराकर गुजरांवाला अस्पताल में सिविल सर्जन के पास चली गई। डॉक्टर ने एक्सरे लिया, खून टेस्ट किया, थूक का मुआयना किया और नतीजा यह निकला कि चंद्रावती को 3रे दर्जे की गैलेपिंग टीबी हो गई है। टीबी की खबर सुनकर जगदीश चंद्र आरती ने चंद्रावती की मां को अपने घरेलू मुलाजमत से निकाल दिया। मोहल्ले वालों ने भी उनके यहां आना जाना बंद कर दिया और अब वो मां बेटी अपनी सिलाई मशीन बेचकर खाने पीने और दवा दारू का काम चला रही थी। मैं हर दूसरे तीसरे दिन सुबह सवेरे अपनी बाइसिकल पर अहमदाबाद चला जाता था। सारा दिन मां बेटी के साथ बैठकर ताश खेलता और गप्पे हाँकता और शाम को बाइसिकल पर लाहौर वापस आ जाता। लेकिन रफ्ता रफ्ता चंद्रावती की खांसी के दौरे बहुत बढ़ गए। खांसी की धूंकनी घंटा घंटा भर बड़ी बेरहमी से चलती और वो बेसुध होकर बिस्तर पर गिर जाती। ये देखकर मैं अहमदाबाद उठाया। दिन भर चंद्रावती के पास रहता, रात को एक मुकामी मस्जिद के सेहर में पड़कर सो रहता। एक रोज चंद्रावती खांस रही थी तो उसके गले में कोई फांस सी अटक गई। उसने जोर से खंकार कर गला साफ किया तो होली की पिचकारी की तरह उसके मुंह से चुल्लू भर खून निकल आया। साथ ही उसे शिद्दत के इसहाल लग गए। देखते ही देखते उसका चेहरा सुनार की खटाली में गलते हुए सोने की तरह पिघल गया और बिस्तर पर लेटे लेटे उसका तन बदन इस तरह घुलने लगा जैसे पानी के गिलास में पड़ी हुई मिश्री की डली अपने आप रेजा रेजा होकर तहलील होने लगती है। अब ना वो उठ सकती थी, न बैठ सकती थी, न चल सकती थी। मैं गल्ला मंडी से पटसन की 3-4 खाली बोरियां खरीद लाया। चंद्रावती की मां ने उन्हें काट कर 8-10 गद्दियां सी बना ली। वो ये गद्दियां चंद्रावती के नीचे बिस्तर पर बिछा देती थी। जब कुछ गद्दियां मैली हो जाती थीं, तो मैं इन्हें लपेट कर ले जाता था और ग्रैंड ट्रंक रोड के करीब एक कुएं पर धोकर सुखा लाता था। चंद्रावती का यह हाल देखकर मैं गुजरांवाला के सिविल सर्जन के पास गया। सारा अहवाल हमदर्दी से सुनकर उसने मेरे साथ अहमदाबाद चलने से तो इनकार कर दिया, लेकिन 16 रुपए फीस लेकर एक नया मिक्सचर का नुस्खा जरूर लिख दिया। मैं मिक्सचर बनवाकर अहमदाबाद पहुंचा तो चंद्रावती स्वर्गवास हो चुकी थी। शाम तक अर्थी तैयार हो गई। शमशान भूमि में 2.5 मन सूखी लकड़ी की चिता बनाई गई। चंद्रावती को उसमें लिटाकर बहुत सा घी छिड़का गया और संदल के एक छोटे से टुकड़े से उसे आग दिखा दी गई। शोले भड़क भड़क कर अजदहों की तरह हवा में जुबानें निकालने लगे। 2-3 ब्राह्मण
जोर जोर से मंत्र अलापने लगे। एक साधु ने शंख बजाया, चिंगारियां चटक चटक कर दूर तक आने लगी और देखते ही देखते वो लड़की भी जलकर राख हो गई जिसने कभी मेरे हाथ का छुआ हुआ पानी तक न पिया था। चंद्रावती की माता ने एक मध्यम सी लालटेन की रोशनी में अपनी बेटी के फूल चुने और राख समेट कर एक पोटली में बांध ली। लाहौर आकर मैंने अपना बाइसिकल बेच दिया और चंद्रावती की मां को बेटी के फूल गंगा में बहाने के लिए बनारस जाने वाली गाड़ी में सवार कर दिया। लाहौर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से जब बनारस जाने वाली ट्रेन रवाना हो गई तो उसकी पिछली सुर्ख बत्ती देर तक अंधेरे में खून आलूद जुगनू की तरह टिमटिमाती रही। प्लेटफॉर्म पर तो बड़ी चहल पहल थी, लेकिन मैं स्टेशन से निकलकर बाहर आया तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। लाहौर के सारे लैंप पोस्ट जादू के जोर से गायब हो गए थे। आद और सुमूद की बस्तियों की तरह इस शहर खामोशा की इमारतें भी अपनी छतों पर औंधी पड़ी थी। हर जगह खंडर ही खंडर थे। इस वीरानी में मफलूज हाथ की बेहिस लकीरों की तरह सिर्फ उन मुर्दा शाहराहों का जाल फैला हुआ था जिन पर मैं चंद्रावती के साथ बाइसिकल चलाया करता था। कई रोज तक मैं दिन रात इन शाहराहों पर पा पे आधा घूमता रहा। चलते चलते मेरे पाँव में छाले पड़ गए। जब मजीद चलने की सकत बाकी ना रही तो मजबूरन मैं गवर्नमेंट कॉलेज के लॉन में वापस आ गया और अपना पहला अफसाना लिखने बैठ गया। अफसाने का उन्वान चंद्रावती था और उसका पहला फिक्रा यह था। जब मुझे चंद्रावती से मोहब्बत शुरू हुई, उसे मरे हुए तीसरा रोज था। अफसाना लिखते लिखते मैं कई बार रोया, कई बार हंसा। मुकम्मल करने के बाद मैंने ये कहानी अख्तर शिरानी की खिदमत में भेज दी। उन्होंने इसे पसंद फरमाया और मुझे बड़ा प्यारा खत लिखा। अफसाना उन्होंने रूमान में शाया कर दिया। जब मैं ये अफसाना लिख रहा था तो प्रोफेसर डिंकिंसन क्लास लेकर हस्बे मामूल लॉन से गुजरे। मुझे देखकर रुक गए और बोला, हेलो रूस्टिंग अलोन, वेयर इज योर गोल्डन गर्ल। मेरी आवाज मछली के कांटे की तरह गले में फंस गई और मैंने सिसकियां लेकर कहा, सर, शी हैज रिवर्टेड टू द गोल्ड माइन।